आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? यूनिट 5.3 में आज हम बात करेंगे आपके टॉपिक की डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस। देखिए, डेलीगेशन क्या होता है? जब आप अपने काम को किसी और से कराने के लिए बोलते हो, ठीक है। मान लो कि ये ए है और ये बी को बोलता है कि मेरा काम करो, ठीक है। ये इसका वर्कर है, तो बी इसीलिए काम करता है ताकि ए का ऑर्डर फॉलो हो, ठीक है। अब बी को उस काम को करने के लिए कुछ पावर भी चाहिए, यानी अथॉरिटी भी चाहिए कि वो डिसीजन ले सके, ठीक है। तो यही होता है डेलीगेशन, कि जब आप किसी को काम सौंपते हो तो उसको कुछ जिम्मेदारियों के साथ साथ कुछ पावर भी देनी पड़ती है ताकि वो बिजनेस में एक अच्छे से डिसीजन ले सके, ठीक है। तो यही होता है आपका डेलीगेशन, ठीक है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, आगे देखिए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज द सीमेंट दैट बाइंड्स द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर। जो आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जब आप किसी को पावर, आप किसी को अधिकार सौंपते हो तो वो आपके बिजनेस में उसी तरह से काम करता है जैसे सीमेंट ईंटों को जोड़ के मकान बना देता है, उसी तरह से आपके डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी अच्छे से काम कराता है, ठीक है। एफ जी मुरे ने देखो क्या कहा था, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स असाइनिंग वर्क टू अदर्स। जब आप किसी को काम सौंप रहे हो एंड गिविंग देम अथॉरिटी टू डू, और उस काम को करने के लिए आप उसे अथॉरिटी यानी पावर प्रोवाइड कर रहे हो कि आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो, ठीक है। नीचे आपके जो कर्मचारी हैं उनको आप ऑर्डर दे सकते हो, तो ये सब अथॉरिटी आप मालिक एक एम्प्लॉय को दे रहा है, ठीक है। थियो हेमन, डेफिनेशन में आप थियो हेमन की भी याद करोगे। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में इन्होंने भी कहा, मेयरली मीन्स द ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट टू ऑपरेट विद इन प्रेस्क्राइब लिमिट। देखो, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या कहती है कि आप ग्रांट कर रहे हो अथॉरिटी, यानी ग्रांट मतलब किसी को अथॉरिटी दे रहे हो, ठीक है, अधिकार दे रहे हो कि वो अपना काम करते वक्त सारे डिसीजन खुद ले ले। किसको दे रहे हो अथॉरिटी? सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट कौन है बेटा? यहाँ जूनियर वर्कर आपका, ठीक है, जिसे आप पावर दे रहे हो। लेकिन अगर आप सारी पावर अपने जूनियर को दे देते हो तो वो कई बार ना गलत इस्तेमाल भी कर सकता है, ठीक है। तो आपकी पावर का फिर क्या होगा? इसीलिए काफी ज्यादा पावर आप अपने हाथ में रखते हो, कुछ पावर उसे देते हो जिससे कि वो ऑपरेट कर सके अपने काम को विद इन प्रेस्क्राइब लिमिट। जितनी लिमिट आपने उसे दी है उसी दायरे के अंदर ही वो डिसीजन ले पाए, ठीक है। क्लियर? अब एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इसमें आप तीन चीजों के बारे में पढ़ोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे काम करती है, अथॉरिटी कैसे काम करती है और अकाउंटेबिलिटी, अब हम इनके बारे में बात करेंगे। चलिए बच्चों, बात करेंगे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये तीनों क्या होते हैं बेटा? सबसे जो कंफ्यूजन होती है बच्चों को इसी टॉपिक में होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है असाइन ड्यूटी। जब आप किसी को पहली बार कोई काम देते हो कि ये काम कर देना, ठीक है, तो ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान लो कि मैं एक मैनेजर हूं और सामने एक वर्कर खड़ा है, मैंने कहा वर्कर से कि आज 10 चेयर्स बना देना, तो मैंने उसको एक जिम्मेदारी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 टाइप से दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी 4, रिस्पॉन्सिबिलिटी 2, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी 4, ये क्या कहती है? ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट बेटा होता है आपका जूनियर, यानी मैं मैनेजर हूं और मेरा एक वर्कर, तो वर्कर मेरा सबऑर्डिनेट है, ठीक है, मेरा जूनियर है वो, जिसे मैंने काम सौंपा है। टू कंप्लीट द असाइन जॉब, अब मैंने उसको क्या बोला था कि 10 चेयर बना देना, तो वो 10 चेयर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी जिम्मेदारी हो गई अब कि वो 10 चेयर बनाएगा, ठीक है। लेकिन जब बात होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 की,
तो यहाँ पे ध्यान देना, अकाउंटेबिलिटी ऑफ अ सबऑर्डिनेट फॉर हिज वर्क परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू द अथॉरिटी गिवन टू हिम। अब उसके काम के, जो उसने 10 चेयर बनाई है, उसके प्रति भी उसकी अकाउंटेबिलिटी यानी जवाब भी वही देगा। अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट हो जाती है। यानी अगर मैं कहती हूँ कि तुमने 10 चेयर बनाई है, तो वो कहता है हाँ। मैं कहती हूँ ये खराब कैसे बनी है, तो वही जवाब देगा। उसी की जिम्मेदारी थी कि वो ठीक से बनाए, ठीक है। या वो 10 चेयर नहीं बना पाता, 9 चेयर बना पाता है, तो भी मैं जवाब उसी से मांगूंगी, ठीक है। एक तरह से अकाउंटेबिलिटी उसकी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आगे चलते हैं हम अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या कहती है कि आप पावर टू टेक डिसीजन, जब आप किसी को काम देते हो तो उसको पावर भी दो। अब मैं मैनेजर हूं और मैंने वर्कर को क्या कहा, चेयर बना लो। तो चेयर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज करने की अथॉरिटी, ठीक है, बिजनेस के पैसे को रॉ मटेरियल में परचेज करके ला रहे यूज करने की अथॉरिटी, ठीक है, मशीनों को यूज करने की अथॉरिटी, काम को करने की अथॉरिटी, ये सब किसको दोगे, वर्कर को दोगे ना, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, अथॉरिटी। आप उसको पावर दे देते हो कि वो डिसीजन ले सकता है कि चेयर बनाने में वो कौन सा माल यूज करे, ठीक है, किस प्रोसेस से बनाए। ये सारे डिसीजन वो बार बार ए से थोड़ी पूछने आएगा, इन्हें तो काम दे दिया, ठीक है। तो ये होती है आपकी अथॉरिटी। की ऑफ मैनेजरियल जॉब, विदाउट अथॉरिटी कैन नॉट बी मैनेजरियल पोस्ट, कि वो काम करेगा वर्कर तो अपना काम तभी मैनेज कर पाएगा जब आप उसे पावर भी दोगे, वो डिसीजन ले सके, ठीक है। इसके साथ साथ थर्ड है आपकी अकाउंटेबिलिटी। बच्चों को ये तीनों एक जैसी लगती है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, बारीकी से समझें। अकाउंटेबिलिटी क्या कहते हैं, अकाउंटेबल टू देयर सुपीरियर फॉर द वर्क परफॉर्मेंस। सुपीरियर कौन होता है, आपका सीनियर ऑफिसर। जब आप अपना काम कर रहे हो सही या गलत, तो उसका जवाब किसको दोगे, अपने सीनियर को, ठीक है। सही किया या गलत किया या काम क्यों नहीं किया, सारे रीजन किसको बताओगे, सीनियर को, ठीक है। अब इसमें एक चीज बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है वो पूछ ली जाती है, एमसीक्यूज में भी आती है और केस स्टडी में भी डाल दी जाती है बोर्ड के एग्जाम में। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट होती है या नहीं। डेलीगेट क्या होती है, किसी को ट्रांसफर करना। ये मेरा मैनेजर था, ठीक है, ये वर्कर है, इसको क्या बोला गया कि 10 चेयर बनाना, ठीक है। हो सकता है ये वर्कर किसी दूसरे वर्कर से 10 चेयर बनवा ले, तो ये काम वो अपना दूसरे को दे सकता है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी तो वो दे देगा, ठीक है। उसके बाद अथॉरिटी, अब ये भी दी जा सकती है, कैन डेलीगेट, अथॉरिटी भी आप दूसरे को दे सकते हो, ठीक है। मान लो कि इन दोनों को इसने काम दिया और काम के साथ इन दोनों को डिसीजन के भी थोड़े पावर दे दी, ठीक है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट डेलीगेटेड, कभी भी नहीं दी जा सकती। क्यों, क्योंकि अगर मैनेजर क्वेश्चन करेगा, अगर इन दोनों से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ वर्कर से ही पूछेगा कि ये जो 10 चेयर बनाई है, इनमें से अगर 2 चेयर खराब हो जाती हैं तो ये क्यों हुई, इन दोनों को तो ये जानता ही नहीं है। तो फाइनल आंसर देने की जिम्मेदारी किसकी है, वर्कर की। तो अकाउंटेबिलिटी कभी भी आगे ट्रांसफर नहीं होगी। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा रिलेशनशिप क्या होती है, कैसे काम करती है। सुपीरियर वो होता है जो आपका सीनियर होता है, जूनियर इसको सबऑर्डिनेट भी बोलते हो, जो आपके आदेशों का पालन करता है या ऑर्डर को फॉलो करता है, ये आपका जूनियर है। ये ए आपका सीनियर है, बी आपका जूनियर है, ठीक है। आपने जब ए ने बी को बोला कि काम कर दो, ठीक है, तो ये चीज जब काम कराने के लिए बोली, असाइन ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और जब बी खुद काम नहीं कर पा रहा था, तो बी ने 2 वर्कर्स और रख लिए अपने साथ, सी को और डी को, ठीक है।
और उनको काम दे दिया कि तुम काम कर दो। और जब बी ने ये डिसीजन लेता है तो वो हो जाती है टेक डिसीजन वर्क। जब आप काम से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेते हैं तो ये अथॉरिटी हो जाती है। ठीक है, बी ने कहा इन दोनों से कि तुम दोनों बार बार मुझसे पूछने मत आना, जो भी डिसीजन है खुद ले लेना। यानी इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन दोनों को दे दी, सी और डी को। किसने? बी ने। ठीक है, ए ने काम सिर्फ बी को दिया था, बी आगे काम किसी और को दे रहा है। ये बात ए को चाहे पता हो या ना पता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो काम यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर यानी डिसीजन लेने की पावर, अथॉरिटी, ये दोनों सी और डी को दी जा रही है। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेलीगेट की जा सकती है, किसी और को दी जा सकती है, अथॉरिटी भी। लेकिन जब ये दोनों काम को गलत कर देते हैं तो आंसर देने को बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी किसी और की नहीं दी जा सकती। कैसे? अब ये दोनों काम को बिगाड़ देते हैं, बी परेशान हो जाता है और ए पूछता है बी से कि काम हो गया? ये तो बी को ही जानता, उसी को काम दिया था। तो बी कहता है नहीं, काम बिगड़ गया, बेकार हो गया। ठीक है, आगे बी कहेगा कि ये किसने किया? ये सी और डी ने बिगाड़ दिया। ठीक है, तो ए अगर डांटेगा तो वो बी को ही डांटेगा, बी ही जवाब देगा। ए का सी और डी से कोई लेना देना नहीं है। कहेगा मैं तो तुम्हें जानता हूं, मैंने तुम्हें काम सौंपा था, तुम ही जवाब दो, अकाउंटेबिलिटी तुम्हारी ही है। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी यानी जिम्मेदारी कभी भी किसी को नहीं दी जाती। क्लियर? और देखिए अथॉरिटी में क्या होता है आपका, जैसे ही आपकी पोस्ट चेंज हो जाती है ना तो आपको कुछ पावर मिल जाती है। मान लो कि आप मैनेजर थे और आपका प्रमोशन हो गया और आपको और ज्यादा पावर मिल गई, तो जैसे ही पोस्ट चेंज तो आपकी अथॉरिटी प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो अथॉरिटी के साथ साथ आपकी पावर पोजीशन भी चेंज हो जाती है। तो इसमें ये पॉइंट भी याद कर लेना, काम को कराने के लिए आपके स्टेटस, आपकी पोस्ट के साथ साथ आपकी पावर भी घट या बढ़ जाती है। ठीक है, डिमोशन यानी अगर नीचे की तरफ आपको भेज दिया जाता है गलत काम करने पे तो आपकी पावर कम हो जाएगी। प्रमोशन यानी तरक्की होती है तो आपकी पावर बढ़ जाएगी, ताकि आप काम को अच्छे से करा सको। ठीक है, तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों के मैंने मतलब बता दिए। आगे बढ़ते बेटा हम, डिफरेंसेस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में दोनों में डिफरेंसेस क्या है? तो मैं हर बार आपको बताती हूँ कि जब भी बात डिफरेंसेस की होगी आपको इस तरह से 3 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट आपको बेसिस ऑफ डिफरेंसेस बताना है, किस बेस पे आप अंतर स्पष्ट कर रहे हो। देन अथॉरिटी, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट कहता है आपका मीनिंग। मीनिंग में आप क्या बताओगे कि इसका मीनिंग क्या होता है अथॉरिटी का? पावर टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी पे आप क्या देते हो? नीचे वाले जूनियर को क्या दे रहे हो? सिर्फ ये दे रहे हो कि आप डिसीजन ले सकते हो, ये पावर दे रहे हो ना आप उसे। जैसे मान लो ये यहाँ पे एक ऑनर है, ठीक है, ऑनर मतलब बिजनेस का मालिक, और वो राम जो कि एक मैनेजर है, ठीक है, कहता है कि 10 चेयर ही बना लो। ठीक है, तो 10 कुर्सियां बनाने के लिए वो बोल देता है। ठीक है, अब इन 10 कुर्सियों को बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, ये परचेज करना पड़ेगा, फाइनेंस पैसे निकालने पड़ेंगे बिजनेस से। ठीक है, तो ये जो परचेज करना है, फाइनेंस करना है, ठीक है, तो ये डिसीजन लेने पड़ेंगे कि कितने पैसे निकालूं, कितनी मनी निकालूं। ठीक है, और रॉ मटेरियल में कौन सा परचेज करूं, किस कीमत का परचेज करूं, तो बार बार जाके ये ओनर से थोड़ी पूछेगा, उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, ये डिसीजन राम खुद ही ले लेगा। तो यही पावर ओनर ने, मालिक ने राम को दी है। तो यही है अथॉरिटी, पावर टू टेक डिसीजन। समझ गए? रिस्पॉन्सिबिलिटी कहती है द असाइंड जॉब। यहाँ पे आपको सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी में काम सौंपा जाता है। यानी अगर ये इतना बोलता है कि 10 चेयर बना लो, ठीक है, तो ये जो काम दिया जा रहा है
बस यही रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल होता है। ठीक है। डायरेक्शन फ्लो, टॉप टू बॉटम। ठीक है, टॉप पे कौन बैठा बेटा? मालिक। और नीचे कौन है? उसका एम्प्लॉय या वर्कर। ठीक है, आप इसको ना सीनियर या सीनियर को आप सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप में भी देख सकते हैं। बुक में आपको हर जगह सीनियर सबऑर्डिनेट ये लिखा पाएगा या सुपीरियर जूनियर। ठीक है, ये आप अपने लिए कर सकते हो। तो सीनियर ऑफिसर और सबऑर्डिनेट के बीच में किस तरह से रिलेशंस होते हैं यही आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है कि जो ऊपर का मालिक है वो नीचे वर्कर्स को नीचे की तरफ ऑर्डर देता है। ठीक है, यानी मालिक ने राम को बोला, राम के नीचे भी और वर्कर्स होंगे, वर्कर्स को बोलेगा। तो ये जो डायरेक्शन है यानी काम को कराने के लिए जो ऑर्डर दिया जा रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसे बोलते हैं टॉप टू बॉटम। लेकिन जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीछे थोड़ा सा प्ले कर लेना वीडियो को, स्टार्टिंग में मैंने मीनिंग बताया। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टाइप्स की होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 और रिस्पॉन्सिबिलिटी 2। इन केस ऑफ 2 में आप क्या करते हो? आप जवाब देते हो कि कितना काम हो गया है और कितना नहीं। तो नीचे वाला जूनियर ऊपर सीनियर को बताता है कि मेरा कितना काम हुआ है। तो बॉटम टू टॉप, यानी एक तरह से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की जगह अकाउंटेबिलिटी दे रहे हो, अपना जवाब दे रहे हो। क्लियर? नेक्स्ट ओरिजिन। ओरिजिन कहते हैं फॉर्मल पोजीशन, कि आपकी जो रिलेशनशिप है जूनियर की और सीनियर की वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, प्लेलिस्ट से देख लो पूरा मीनिंग। तो यहाँ पे फॉर्मल रिलेशनशिप होती है। ठीक है, किसमें? अथॉरिटी में। जब आप पावर दे रहे हो कितनी देनी है कि वो मिसयूज भी ना करे, इतनी कम भी नहीं देनी है कि उसका काम भी ना हो। ठीक है, तो ये सब फॉर्मल पोजीशन में आता है। और यहाँ पे सिर्फ रिलेशनशिप कौन सीनियर है, कौन सबऑर्डिनेट, कौन जूनियर है, ये शो करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इसेंस होता है बेटा सार। ठीक है, तो इसेंस में क्या आएगा? गेट डिसीजन इम्प्लीमेंटेड, कि जब भी आप किसी काम को करते हो अथॉरिटी में तो आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं उस काम को पूरा करने के लिए, और उसके लिए आपको पावर चाहिए। और पावर किसमें मिलती है? अथॉरिटी में। तो अथॉरिटी आपको पावर प्रोवाइड कराती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओबे द ड्यूटीज, सिर्फ आपको पालन करना है, जो ऑर्डर मिला है उसको पूरा करना है। ठीक है, एक तरह से ओबीडियंट होके बस जिस तरह से बोला गया है चुपचाप काम कर लो, एक जिम्मेदारी दी जाती है। ठीक है, काम सौंपा जाता है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंक्लूड किया जाएगा। आगे हम बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। बेटा कई बार ये भी आ जाता है 3 नंबर के या 4 नंबर के आपके क्वेश्चन में आ जाता है। 3 नंबर के में ये डाल देंगे 3 पॉइंट, एक पॉइंट का 1 मार्क्स मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये आप ध्यान से सुने। बेसिस ऑफ डिफरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अभी मैंने आपको बताया ना रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 टाइप की होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 और रिस्पॉन्सिबिलिटी 2। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 को एक तरह से अकाउंटेबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन पूरी तरह से इसे अकाउंटेबिलिटी मत समझ लेना, इन दोनों में भी अंतर है, वो हम बात करेंगे। मीनिंग, असाइन जॉब, जब आपको काम सौंपा जाए तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं कि मेरा ये काम कर देना। लेकिन जब काम नहीं किया जाता तो सीनियर को जवाब भी देना पड़ता है, सर मैं इसलिए नहीं कर पाया या गलत क्यों कर दिया। तो आंसरेबल टू सीनियर, ये अकाउंटेबिलिटी होती है, काम के बाद जवाब देना। ठीक है, सही किया, गलत किया, नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये अकाउंटेबिलिटी होती है। डेलीगेशन, डेलीगेशन देखो, आप जब आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है तो आप किसी और को वो काम दे सकते हो। आप नहीं कर पा रहे हो या आपने किसी और से करा लिया है, इट्स ओके। आप यहाँ पे अपना डेलीगेशन यानी आप अपनी जो काम की जिम्मेदारी है वो दूसरों को दे सकते हो। ठीक है, कि आप यहाँ पे राम अपना काम और वर्करों से भी करा सकता था 10 चेयर बनाने का। ठीक है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर नहीं होती, कैन नॉट। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ये 10 चेयर गलत बन जाती हैं, ठीक है, तो मालिक राम से ही पूछेगा कि चेयर क्यों गलत बनी। राम के वर्करों से वो पूछने नहीं जाएगा, राम को ही जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, राम की जो अकाउंटेबिलिटी है जवाब देने की अपने मालिक को, वो वर्कर्स को ट्रांसफर नहीं होगी, चाहे राम वर्कर से चेयर बनवा ले। ठीक है, ओरिजिन, सीनियर सबऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में दोनों होते हैं। एक सीनियर है जो आपको काम सौंप रहा है,
सबोर्डिनेट जो काम को कर रहा है, जूनियर। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी चलती है, यानी एक पावर है जिसके यूज करके आप अपने जूनियर से जवाब मांग रहे हो, बताओ तुमने काम क्यों नहीं किया। आगे हम बात करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर इज द बेसिस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये क्या होता है? देखिए, सबसे पहले जैसे ही आपका बिजनेस बढ़ता है, ठीक है, मान लो पहले छोटा सा बिजनेस था और वो बढ़ गया तो वर्कलोड बढ़ जाएगा। ठीक है। एक अकेला पर्सन सारा काम नहीं कर सकता, तो वो अपने काम को वर्कर्स में बांट देगा, यानी फिर कहलाता है आपका डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क में आप काम को बांट रहे हो। ठीक है। और अब यहाँ पे जब काम सबको बांटा जा रहा है तो एक्सपर्ट को दिया जा रहा है, जो जिस काम में स्पेशलिस्ट है उसी को ये काम दिया जा रहा है। ठीक है। तो एक्सपर्ट्स को आपको फैसिलिटी मिल जाती है, सुविधा मिल जाती है। ठीक है। अब काम जब आप सबको सौंप रहे हो तो वो काम को करने के लिए उनको डिसीजन मेकिंग पावर भी चाहिए। ठीक है, जो कि अथॉरिटी में आती है। यही होता है आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो जब पहले आपका डिवीजन ऑफ लेबर आया, काम को बांटा, तभी तो आपकी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आई। अगर काम को बांटा ही नहीं होता तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का तो प्रश्न ही नहीं उठता। समझ गए? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कैसे काम करती है? सबसे पहले आप असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम सबको बांटते हो, एक जॉब आप सबको दे रहे हो। ठीक है। उसके साथ साथ ग्रांटिंग अथॉरिटी, फिर उस जॉब को करने के लिए उनको कुछ पावर्स चाहिए डिसीजन मेकिंग की, जो आप उनको प्रोवाइड करा रहे हो। देन फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी, फिर जिस व्यक्ति को आपने काम सौंपा है उसी से आपको आंसर लेना पड़ता है कि आपने काम को ठीक ढंग से किया है या नहीं। तो वो आती है आपकी अकाउंटेबिलिटी में। आगे हम बात करेंगे इंपोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जब आप अपनी पावर किसी को दे रहे हो तो उसके इंपोर्टेंस क्या है। ठीक है। तो फर्स्ट है आपकी इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट की आपका जो बिजनेस चल रहा है उसको चलाने के लिए बहुत ज्यादा मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है, एक्सपेंशन, साथ में आपको मॉडर्नाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन, इन वर्डों को भी ध्यान से समझना है। बिजनेस एक्सपेंशन का मतलब होता है कि आप यहाँ पे जो एक ही प्लेस है, ठीक है, यहीं पे सीमित थे, लेकिन धीरे धीरे आपने और प्लेसेस पे भी अपने बिजनेस को खड़ा कर दिया, यानी आपने अपने बिजनेस को बढ़ा दिया है। ठीक है। मान लो आप पहले दिल्ली तक थे, आप जयपुर तक पहुंच गए हो। ठीक है। गुजरात तक पहुंच गए हो। ठीक है। तो आपका बिजनेस बढ़ता जा रहा है, हर प्लेस पे आप फैलते जा रहे हो। ठीक है। तो ये होता है एक्सपेंशन। मॉडर्नाइजेशन का क्या मतलब है कि आप टेक्निक पहले एक सिंपल सी चीज यूज करते थे। ठीक है। अब आप नई नई न्यू टेक्निक्स और यूज करने लगे हो। ठीक है। तो टेक्निक की बात जब आएगी, जब आप ज्यादा टेक्निक यूज करने लगोगे तो मॉडर्नाइजेशन होता है। जैसे मान लो कि पहले आप टाइपराइटर यूज करते थे, फिर बाद में कंप्यूटर्स आ गए, फिर कंप्यूटर से आप बहुत जल्दी काम करने लगे, तो नई टेक्नोलॉजी आपने अडॉप्ट कर ली, ये मॉडर्नाइजेशन में आता है। आगे डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में होता है कि पहले मान लो कि आप एक ही प्रोडक्ट बनाते थे, ठीक है, वन प्रोडक्ट बनाते थे, फिर बाद में बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने लगे, यानी मोर प्रोडक्ट। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने लगे। मान लो कि पहले आप सिर्फ टी शर्ट बनाते थे, अब टी शर्ट के साथ साथ आप शर्ट बनाने लगे हो। ठीक है। यहाँ पे पैंट बनाने लगे हो या शूज भी बनाने लगे हो, ज्यादा प्रोडक्ट बनाने लगे हो, तो इट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन, कि आप हर प्रोडक्ट में बिजनेस करने लगे हो। ठीक है। अपने बिजनेस को फैलाते जा रहे हो और मार्केट में फैलते जा रहे हो, तो तीनों में ही आपका वर्कलोड बढ़ जाएगा। ठीक है। तो इनके इफेक्टिव मैनेजमेंट, यानी इनको अच्छे से मैनेज करने के लिए आपको अपने काम को और लोगों में भी, यानी ये वर्कलोड जो आपका बढ़ रहा है इसको अलग अलग वर्कर्स में आपको बांटना पड़ेगा। ठीक है। और वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग की पावर, यानी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी देनी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट क्या कहता है आपका, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। जब एम्प्लॉय खुद से डिसीजन लेते हैं, रोजमर्रा के काम खुद करने लगते हैं, वो धीरे धीरे उस काम को करते करते, प्रैक्टिस करते करते क्या हो जाते हैं, एक्सपर्ट्स हो जाते हैं। और बाद में जब वो अपने डिसीजन खुद लेने लगते हैं तो क्या होता है कि उनका डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है। यानी वो तरक्की कर जाते हैं। रियल सिचुएशन में जब आप रहते हो, डेली उनको हैंडल करते हो, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हो, तो आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हो जाती है और एम्प्लॉय का डेवलपमेंट
हो जाता है। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ पे आपका एम्प्लॉय मोटिवेट रहता है ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि डिसीजन मेकिंग मेरी है, मेरी ही जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है, और अगर कुछ गलत हुआ तो अकाउंटेबिलिटी भी मेरी है। तो वो ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट रहता है कि ज्यादा अच्छे से काम करे और अपनी पहचान बनाए और ज्यादा प्रमोशन उसको आगे तरक्की मिले, तो मोटिवेट रहता है। ठीक है। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ क्या कहता है कि जब आप बिजनेस में एक्सपेंशन करें, मॉडर्नाइजेशन करें या डाइवर्सिफिकेशन करें, तीनों सिचुएशन में ही आपको पावर की जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा तो आपकी पोजीशंस बढ़ेंगी, ठीक है, और जितनी पोजीशंस बढ़ेंगी सभी को आपको पावर देनी पड़ेगी, और ये सब किस में आता है? फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ में। बिजनेस बढ़ता जाता है, उनकी सुविधाओं के अनुसार आप उनको पावर दे सकते हो। ठीक है। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, हायरार्की होती है बेटा एक सीक्वेंस में चलना कि यहाँ पे ओनर बैठा है, ओनर के नीचे आपने मैनेजर बिठा दिए हैं, ठीक है, और मैनेजर के नीचे यहाँ पे सुपरवाइजर है, और सुपरवाइजर के नीचे यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो ऑनर है वो एक मैनेजर को ऑर्डर देगा, फिर मैनेजर ऑर्डर देगा सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर वर्कर से काम कराएगा, तो इट इज कॉल्ड हायरार्की। स्टेप बाय स्टेप ये जो काम चलता है, ऑर्डर में जो नीचे कमांड दी जाती है उसको बोलते हैं आप बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। ठीक है। जब हायरार्की होगी तभी तो आपको पावर की जरूरत पड़ेगी, नीचे वाले लोगों से काम कराने के लिए आपको अथॉरिटी चाहिए, पावर चाहिए। ठीक है। बेटर कोऑर्डिनेशन, देखो सभी ऑनर, मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर सभी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किसको किसको ऑर्डर देना है, किसको जवाब वापस देना है, ठीक है, किसके प्रति कौन अकाउंटेबल है, ये सारी चीज अच्छे से मैनेज हो जाती है, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है। ठीक है। जब आप सभी को उनकी पोस्ट और काम अच्छे से बांट देते हो तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बेटर हो जाता है। तो ये है आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बिना आपका बिजनेस नहीं चल पाता। ठीक है। क्योंकि आपका जितना वर्कलोड बढ़ेगा आपकी जिम्मेदारियां उतनी ही बढ़ जाती हैं, जिसे आप दूसरे वर्कर से पूरा कराएं।